शाम दाम दंड भेद दोस्तों वही लगाना पड़ेगा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि कट ऑफ नीचे जा रही है लेकिन पेपर काफी डिफिकल्ट आता जा रहा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने नॉलेज बेसिस पे नहीं सॉल्व कर सकते एंड इसलिए हमें शाम दाम दंड भेद लगाना पड़ेगा, सारी टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी। एग्जामिनर का इंटेंशन समझना पड़ेगा कि वो क्या सोचता है, क्या सोच के ऑप्शंस बनाता है, क्या सोच के स्टेटमेंट्स बनाता है, कैसे वो हमको फंसाना चाहता है, वो हमें क्या दिखाना चाहता है। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी और ये हम समझ सकते हैं तभी जब हम यूपीएससी के पेपर को प्रॉपरली रिवर्स इंजीनियरिंग में एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि ये आंसर है, ये ऐसा आंसर क्यों है, तभी हम समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली ट्रैप्स यूपीएससी कहां पे रखता है अपने प्रीलिम्स के पेपर में। प्रीलिम्स बहुत पास में आ गया है और हमें चाहिए सारे वेपन्स जिसको यूज करके हम प्रीलिम्स निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नॉलेज विल ऑलवेज रिमेन द किंग। कोई भी चीज नॉलेज को पिछाड़ नहीं सकती। अगर आपके पास नॉलेज है तो डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि नॉलेज से 100 क्वेश्चंस तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेट्स से इवन 80 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपके पास कितनी भी नॉलेज हो। यही ट्रेंड है यूपीएससी के पेपर का आजकल। 40 से 45 क्वेश्चंस ही आप नॉलेज बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो, इसके आगे आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाई लॉजिक इज द क्वीन। लॉजिक, नॉलेज के बाद आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या हो सकता है इसका आंसर, कहाँ पे हो सकता है ट्रैप, क्या चीजें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड ये सारी चीजें करने के बाद आपको लगाना होता है गेस वर्क। क्या करना पड़ता है? गेस वर्क। वो आप सबको पता होगा कि बिना गेस वर्क के यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना काफी मुश्किल हो गया है। लोग हाई अटेम्प्ट करते हैं, 90 95 तक लोग अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी लोग 100 तक अटेम्प्ट करते हैं। तो 100 क्वेश्चंस या 90 95 क्वेश्चंस, 85 90 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमारे पास नॉलेज नहीं है और हर क्वेश्चन में लॉजिक नहीं लग सकता। तो हमें करना पड़ता है गेस वर्क। अब गेस वर्क को थोड़ा और शार्पन कर लें, कर सकते हैं कि नहीं। केवल ब्लाइंड तुक्का मारने से कोई फायदा नहीं है, आप उसको शार्पन करिए, अपने गेस वर्क को शार्पन करिए। और ये कहां से आएगा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन अबाउट व्हाट? ऑब्जर्वेशन अबाउट यूपीएससी का पेपर, यूपीएससी का एग्जामिनर, कि वो क्या सोच के क्वेश्चन बना रहा है। इसीलिए अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट द पेपर, अवेयरनेस अबाउट द एग्जामिनर, वो है हमारा वेपन। वो वेपन हमें यूज करना है जब सारे के सारे वेपन्स हमारे खाली जा रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में, लेकिन हमारा अटेम्प्ट कम हो रहा है, पेपर तो निकालना ही है, तो हमें यूज करना पड़ेगा अवेयरनेस। अब दुश्मन के बारे में जितना अच्छा जानेंगे उतना ही हम उसको हराने में कामयाब होंगे। दोस्तों देखते हैं इस वाले वीडियो में हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखेंगे जिससे आपका नॉलेज बेस को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा, आपके लॉजिक को सपोर्ट करने का मौका मिलेगा। किस चीज के बारे में अवेयरनेस हमको चाहिए? देखो, सबसे पहले यूपीएससी एग्जामिनर के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो अच्छे क्वेश्चंस है ना, वो लिमिटेड ही होते हैं उस पर्टिकुलर साल में, ठीक है। तभी आप कई बार देखोगे क्वेश्चंस की थीम रिपीट होती रहती है ना। तो अच्छे क्वेश्चंस बहुत कम है और ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी को बनाने हैं जो उसके स्टैंडर्ड के भी हों। मतलब स्टैंडर्ड भी यूपीएससी गिरा नहीं सकता है, ठीक है। उसको अपने पेपर का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है एंड उसको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं जिससे वो जज कर पाए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत लिमिटेड है। पर दूसरी चीज जो हर इंसान में होती है वो है लीस्ट एफर्ट। वो अपना काम, यूपीएससी का एग्जामिनर अपना काम सबसे कम समय में सबसे कम एफर्ट के साथ करना चाहता है। सभी को ऐसा करने का मन करता है। तो ये भी चीज हमें जाननी चाहिए कि यूपीएससी का एग्जामिनर लीस्ट एफर्ट डालेगा हमसे क्वेश्चन गलत करवाने में, राइट। वो तो यही चाहेगा ना कि सबसे कम एफर्ट में बच्चा क्वेश्चन गलत करे या फिर बच्चा फंसे या फिर हम चेक कर पाए बच्चे की क्वालिटीज, है ना। और कई बार वो पार्शियली करेक्ट ऑप्शंस को डाल देता है। ऑप्शन, वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट तो सही रहेगा लेकिन वो पार्शियली करेक्ट होगा, वो कंप्लीट नहीं होगा। ऐसे भी ऑप्शंस, ऐसे भी स्टेटमेंट कई बार यूपीएससी डालता है। हम देखेंगे इस वीडियो में कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहां से हमको ये समझ में आएगा। केवल ऑब्जर्वेशन है, ये कोई फैक्ट नहीं है, कुछ कंफर्म नहीं है,
राइट, कि हाँ हमेशा ही ऐसा होगा, केवल एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे कि हम एग्जाम को और बेहतर तरीके से समझ पाए। ठीक है, कई बार यूपीएससी का एग्जामिनर ऐसे स्टेटमेंट्स बनाता है जो दिखने में तो सही होते हैं, अगर आप उनको जल्दी से पढ़ोगे, हड़बड़ी में पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल सही लगेंगे, बट एक्चुअल में वो होते हैं गलत। ठीक है, तो इस तरह की चीजें एग्जामिनर करता है और इनको समझना बहुत जरूरी है अपने प्रीलिम्स के पेपर की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, क्योंकि गेस वर्क की एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। राइट, तो हम यहाँ पे नॉलेज की बात नहीं करेंगे, नॉलेज तो ऑब्वियसली इज द किंग, उसकी बात तो उसको तो कोई पिछाड़ ही नहीं सकता है। हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर नॉलेज कहीं ढीली पड़ रही है तो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एंटर करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि ये जो मेथड्स हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, दे आर नॉट परफेक्ट। राइट, दे आर नॉट परफेक्ट, कुछ भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। एंड सिमिलरली ये मेथड्स, ये ऑब्जर्वेशंस, ये भी परफेक्ट नहीं है, इनकी अपनी वैलिडिटी होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कब ये वैलिड है, एंड उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि कब आप इन मेथड्स को लगा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, वो वैलिड कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए होते हैं। दूसरी चीज, ये सारी चीज प्रोबेबिलिटी का गेम है, कभी चीजें सही हो जाएंगी, कभी चीजें गलत हो जाएंगी, बट प्रोबेबिलिटी का गेम तो खेलना ही पड़ेगा अगर हमको गेस वर्क लेना है। राइट, गेस वर्क लेना है तो प्रोबेबिलिटी का गेम तो खेलना ही पड़ेगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूं वो है लास्ट रिजॉर्ट, कि यार ये मेथड्स, ये ऑब्जर्वेशन आपको तब लगाना है जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। राइट, सब कुछ ब्लैंक हो रहा है, टाइम कम हो रहा है, तो गेस वर्क अगर लेना है तो इन मेथड्स के थ्रू लेना है। राइट, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट क्यों है? क्योंकि सबसे पहला तो हमारा नॉलेज है, विच इज द किंग। ठीक है, फिर हमें लॉजिक लगाना है, पर ये तो हमारे राउंड 1 में यूज होगा। अगर हम नॉलेज लगा रहे हैं तो राउंड 1 जब हम लेंगे पेपर का, तो सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हम वहां पे सॉल्व कर देंगे। राउंड 2 जब लेंगे तो हम लॉजिकली जिन क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं उनको सॉल्व कर देंगे। लेकिन जब राउंड 3 या फिर अगर आप राउंड 4 तक जाते हो, कुछ लोग जाते हैं राउंड 4 तक, तब आपका नॉलेज एग्जॉस्ट हो चुका है, आपके लॉजिक्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको अपने इंट्यूशन पे खेलना है। किस चीज पे खेलना है? इंट्यूशन पे खेलना है। हर गेम में ऐसा ही होता है, एक समय के बाद क्रिकेट में भी केवल इंट्यूशन पे खेलना पड़ता है। राइट, तो जब आप इंट्यूशन पे खेलना है तो इसको शार्पन करने का तरीका हम इन वीडियोस में सीख रहे हैं, गेस वर्क को शार्पन करने का तरीका इन वीडियोस में सीख रहे हैं, बट उसके लिए चाहिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा एनालिसिस। एनालिसिस हम लोग कर देंगे आपके लिए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इन मेथड्स को बार बार लगाना पड़ेगा, गलत हो तो भी अपनी हिम्मत बांधनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये मेथड्स जरूर हेल्प करने वाले हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस है 4-3-1। ये 4-3-1 क्या है? देखिए, अगर यूपीएससी में जिस तरह की मार्किंग स्कीम है, 2/3 नेगेटिव होता है, हर क्वेश्चन में आपको +2 मिलता है, और अगर आपने गलत किया तो इस +2 का 2/3 गलत हो जाता है, आपको नेगेटिव मिल जाता है। राइट, ये हम सबको पता है। ठीक है, तो अगर हम 4 क्वेश्चन में लेट्स से गेस वर्क करते हैं, हम गेस लेते हैं 4 क्वेश्चन में, अगर इनमें से एक भी क्वेश्चन हमारा सही हो गया और 3 गलत भी हो गए, तो भी हमारा नेगेटिव नहीं होगा, हम किस पे आ जाएंगे? 0 पे। है ना, कोई कोई घाटा नहीं हुआ हमारा, कुछ भी घाटा नहीं हुआ। और जैसे ही इन 4 में से 2 क्वेश्चन भी सही हो जाता है, वी आर ऑन अ पॉजिटिव साइड। तो ये बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि गेस वर्क तो यूपीएससी में लेना ही पड़ेगा जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि अगर आप एक भी क्वेश्चन सही कर देते हो 4 में से, तो यू आर न्यूट्रल, कोई घाटा ही नहीं हुआ आपको, है ना। और अगर आपके 2 क्वेश्चन जैसे ही सही होते हैं वैसे ही आप पॉजिटिव पहुंच जाते हो, और एक एक नंबर 0.5, 0.2 नंबर, 0.6 नंबर, पॉइंट्स में नंबर की इंपॉर्टेंस है इस एग्जाम में। केवल 10,000 लोग के आसपास मेंस देने जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस वीडियो। ठीक है, एक और तरीका है, एक और चीज है कि ये मेथड्स आपका हेल्प करेंगे रिकन्फर्मेशन में। सपोज आपको कुछ डाउट आ रहा है कि यार ये वाला आंसर होगा कि ये वाला आंसर होगा, तो इन मेथड्स के थ्रू आप उनको कभी कभी रिकन्फर्म भी कर सकते हो कि ठीक है, ये मेथड ऐसा बोल रहा है, लॉजिकली भी ऐसा लग रहा है, नॉलेज ऐसा बोल रहा है, ठीक है चलो गेस वर्क लेते हैं, इसी को मार्क करते हैं, है ना। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको सतर्क रहना सिखाएगा। क्या पता आप कभी किसी पर्टिकुलर
ऑप्शन को लेके ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए, अट्रैक्ट हो गए और आपने फटाफट उसको मार्क कर दिया। लेकिन जब आप ये मेथड्स याद रखोगे तो आपको लगेगा नहीं यार, मेथड तो ऐसा बोल रहा है, फिर से एक बार मैं सोचता हूं, है ना। रीथिंक करने पे आपको ये मजबूर करेगा एंड जिसकी वजह से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है बिफोर व्यूइंग दिस वीडियो। डिस्क्लेमर याद रखना है, इट्स नॉट परफेक्ट, लेकिन अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही एक मेथड की, ऐसे ही एक ऑब्जर्वेशन की, यूपीएससी के प्रीलिम्स के पेपर के बारे में। कुछ सीक्रेट्स हैं जो आज रिवील होने वाले हैं। जुड़वा बातें, अगर आपको पेपर में ऐसी बातें दिखें, ऐसे स्टेटमेंट्स दिखें जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दो स्टेटमेंट्स का फ्रेमवर्क सिमिलर है, वो दिखने में ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उनमें से किसको चुने और कैसे चुने। ऑप्शन तो एक ही चुनना है ना, तो किसको चूज करें? अगर जुड़वा बातें हैं तो किसको चूज करें? तो आइए देखते हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस क्वेश्चन में गेम है। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोल्डन ट्रैंक, रिजर्व ट्रैंक refers to, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। अ लोन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड बैंक, वन ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय डब्ल्यूटीओ टू इट्स मेंबर्स, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर्स। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिख रहा है इन ऑप्शंस में? देखिए, ये दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेट सेम है। राइट, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय, अ क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय, आप देख रहे हो पूरा पूरा फॉर्मेट इसका सेम है, बस केवल एक वर्ड का डिफरेंस है, दैट इज डब्ल्यूटीओ एंड आईएमएफ। पूरा स्टेटमेंट सेम है, सिमिलर स्टेटमेंट, यही है जुड़वा बातें। कौन सी बातें? जुड़वा स्टेटमेंट। पूरे स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको मोस्ट केसेस में, मतलब यही ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट केसेस में नीचे वाला आंसर होता है। अगर दो स्टेटमेंट हैं, वन टू वॉट एवर, चाहे वो किसी भी ऑप्शन में हो, चाहे वो ए और बी हो, चाहे वो बी और सी हो, चाहे वो सी और डी हो, कैसा भी हो, या कई बार वो ए और डी भी हो सकता है, क्या पता स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट डी सिमिलर हो, है ना। ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो इसमें मोस्टली आपको नीचे वाले स्टेटमेंट पे आंसर मिलता है। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। केवल ऑब्जर्वेशन है, कोई परफेक्ट नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कहां पे ये मेथड फेल करता है। लेकिन जैसा कि हमने बात किया कि अगर चार में से एक बार भी ये मेथड काम कर गया, तीन बार अगर फेल भी कर गया, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। एंड आई कैन गारंटी कि एक बार से ज्यादा बार ये मेथड पक्का सही हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव में रहोगे अगर आप ये मेथड यूज करते हो, ये ऑब्जर्वेशन देखते हो, समझते हो, खुद से भी अप्लाई करना है ना। तो देखते हैं, तो इसका एक्चुअल आंसर डी है। और यहाँ पे हमें यही देखना है कि दो सिमिलर स्टेटमेंट हैं और उसमें नीचे वाला है उसका आंसर। ठीक है, आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वीडियो पॉज करके अगेन आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि द एक्सपेरिमेंट विल एम्प्लॉय, एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। कहता है कि एम्प्लॉय अ ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट फ्लाइंग इन फॉर्मेशन इन द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट हैज साइड्स 1 million किलोमीटर लॉन्ग विद लेजर्स शाइनिंग बिटवीन द क्राफ्ट। द एक्सपेरिमेंट इन द क्वेश्चन रिफर्स टू, किस बारे में ये बातें हो रही हैं? बिल्कुल ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का था, जिस साल ये पेपर आया था उस साल ये करंट अफेयर्स में था भी, तो आपको इसकी नॉलेज होगी। लेकिन यहाँ पे शानदार बात है देखने वाली एक, कि दो क्वेश्चन है जिसमें लीसा मेंशन्ड है, दो स्टेटमेंट हैं, दो ऑप्शन हैं जिसमें लीजा मेंशन्ड है। तो यही है यूपीएससी का गेम, राइट। एक्चुअल में आंसर लीजा पे ही था। तो अगर आपने अच्छे से याद नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम याद कर नहीं सकते हैं, तो आपके दिमाग में केवल एक वर्ड टिका होगा, सबकॉन्शियस माइंड में एक वर्ड आएगा एंड दैट इज लीजा। अब हो गए आप कंफ्यूज कि यार ये लीजा पाथफाइंडर आंसर था या फिर इवॉल्व लीजा आंसर था, इसका आंसर था क्या? तो हो गए आप यहाँ पे कंफ्यूज, राइट। तो तभी ये ऑब्जर्वेशन, ये मेथड आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है, दो ऑप्शन दे रखे हैं लीजा के, चलो मैं सेकंड वाला मार्क कर देता हूं। सेकंड वाला बोले तो नीचे वाला मार्क कर देता हूं। जैसा कि ऑब्जर्वेशन देख के हमने देखा यूपीएससी के एग्जाम के पेपर को एनालाइज करके, है ना।
और सच में इसका आंसर इवॉल्व्ड लीजा ही था, जो नीचे वाला है। तो दो सिमिलर ऑप्शन, दोनों में सेम बातें, और नीचे वाला है इसका आंसर। देखो ऑप्शन ए और बी में कोई सिमिलरिटी नहीं है, एक वोयेजर है, एक न्यू होराइजन है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन लीसा लीसा है ना। तो आप देख रहे हो ये ऑब्जर्वेशन कितना जरूरी है प्रीलिम्स के पेपर में, अगर कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करने के लिए। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगेन ये एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इश्यूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स who want to be part of Indian stock market without registering themselves directly। तो ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और इस क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए थे जब उन्होंने ऑप्शन नंबर सी एंड डी को पढ़ा था। ऑप्शन नंबर सी ये बोल रहा है प्रॉमिसरी नोट, एंड ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पार्टिसिपेटरी नोट, है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर आपके पास कंप्लीट नॉलेज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्टली इसका आंसर मार्क कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज नॉलेज इज द किंग बॉस, है ना, नॉलेज इज द किंग। लेकिन जब हमारे कॉन्सेप्ट्स हल्के होते हैं, थोड़े से हिले हुए होते हैं, या फिर एग्जाम प्रेशर में, एग्जाम का प्रेशर बहुत बड़ा गेम है, बहुत एग्जामिनर इसी प्रेशर से खेलता है ना। जब एग्जामिनेशन प्रेशर में हमें चीजें कंफ्यूज होने लगते हैं हम जिन चीजों में, तब ये ऑब्जर्वेशन हमारे काम आता है। ठीक है, दो ऑप्शन है, दोनों नोट के बारे में बात कर रहे हैं, एक प्रॉमिसरी नोट के बारे में बात कर रहा है, एक पार्टिसिपेटरी नोट के बारे में बात कर रहा है। थोड़ा हम अपना धैर्य थामेंगे, ठीक है, थोड़ा स्लो डाउन होंगे और इस मेथड पे, इस ऑब्जर्वेशन पे विश्वास रखेंगे, ये सोचते हुए कि ठीक है अगर गलत हुआ तो कोई बात नहीं, सही हुआ तो नंबर मिलने ही है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसके सही होने की। यही तो इंपॉर्टेंस है ना इन ऑब्जर्वेशंस का, कि वो ज्यादातर सही होते हैं, परफेक्ट नहीं है लेकिन ज्यादातर सही होते हैं। एंड इस क्वेश्चन में भी इसका आंसर डी है, विच इज पार्टिसिपेटरी नोट। और आप यही देखो कि एग्जामिनर ने कितना ब्यूटीफुली खेला है कि उसने ऊपर दिया है प्रॉमिसरी नोट एंड नीचे दिया है पार्टिसिपेटरी नोट, है ना। खेल रहा है ना एग्जामिनर, थोड़ा सा वो अपने एफर्ट को कम करना चाहता है कि क्वेश्चन को कैसे गलत करवाया जाए बच्चों से, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत ही यूजफुल है अगर ऐसे सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैलिडिटी, तो वैलिडिटी तभी है, ये तभी वैलिड है जब सिमिलर साउंडिंग ऑप्शंस आ रहे हैं, जब जुड़वा ऑप्शंस, जुड़वा स्टेटमेंट आ रहे हैं, तब ये वाला मेथड, ये वाला ऑब्जर्वेशन वैलिड है। ठीक है, मैंने ऐसा देखा है। आइए एक और क्वेश्चन के साथ हम इस मेथड को और एस्टैब्लिश करते हैं और ज्यादा इस पे विश्वास रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बात कर रहा है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट की बात कर रहा है, साइंड बाय द इंडियन बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनकी बात कर रहा है। ये अगेन करंट अफेयर्स में आया था उस पर्टिकुलर साल, 2019 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2019 का जाके आप चेक कर सकते हो, और वो उस समय के करंट अफेयर्स में था। ठीक है, नॉलेज है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मार्क करके हम आगे आ जाएंगे। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है, लेट्स से, और अगर हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा पेपर को एनालाइज करना है एग्जामिनर की नजरों से, किनकी नजरों से, एग्जामिनर की नजरों से, अगर हमको पेपर को एनालाइज करना है तो हम बात करते हैं कि कैसे इस वाले ऑप्शन का स्टेटमेंट सेट किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर हम स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ें, टू लेसन, कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जो है वो क्यों साइन किया गया था, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरिनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशंस फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। ठीक, ये बात कर रहा है। डी ऑप्शन बात कर रहा है, टू एम एट फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट ऑफ 50 करोड़ और मोर, है ना, विच आर अंडर कंसोर्शियम लेंडिंग। अगेन आप इन दोनों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। इसमें क्या बात कर रहा है कि अगर मतलब ये जो एग्रीमेंट है वो इसलिए साइन किया गया था जैसे कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, ठीक है, की तरह वो एक्ट कर पाए। कब? जब लोन्स 50 करोड़ के ऊपर हो, 50 करोड़ और मोर। अगेन सेकंड ऑप्शन में 50 करोड़ एंड मोर की बात की गई है कि अगर स्ट्रेस्ड एसेट्स 50 करोड़ एंड मोर हो जाएं तो उनके फास्टर रेजोल्यूशन के लिए हमने ये वाला एग्रीमेंट स्टैब्लिश किया था।
अगेन कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको इन दोनों ऑप्शंस में, थोड़ा ऑब्जर्वेशन लेते हैं, क्या कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। किस चीज की सिमिलैरिटी है? 50 करोड़ एंड मोर। दोनों ऑप्शन में 50 करोड़ के डेटा को यूज किया है एग्जामिनर ने। तो अब आप देखो, एग्जामिनर को पता है जब वो क्वेश्चन सेट कर रहा होगा तो उसके दिमाग में होगा भाई 50 करोड़ वाला डेटा बच्चे के मन में स्टैब्लिश होगा, क्योंकि आपको पता है ना, नंबर्स, इमेजेस, है ना, ऑडियो, ये सारी चीजें दिमाग जल्दी ग्रास्प करता है ना, नंबर्स, ऑडियो, राइट, इमेजेस। तो इन सारी चीजों को ग्रास्प करना हमारे दिमाग के लिए ज्यादा आसान होता है। तो ये सारी चीजें तो दिमाग में रह जाती हैं, बट उसके आगे की जो स्टोरी है, जो कंसेप्ट है, वो तो हम भूल ही जाते हैं। एग्जामिनर को ये हमारी कमजोरी पता है, तो इसलिए उसने इस नंबर को दो स्टेटमेंट में रख दिया, राइट, दो स्टेटमेंट में रख दिया एंड उसने स्टेटमेंट को चेंज कर दिया। अब हम भूल चुके हैं, हमें याद आना कि हाँ यार, इंटर एग्रीमेंट में 50 करोड़ की बात तो कुछ कर रहा था, वो वाला कोई तो करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ी थी, वहां पे था कुछ तो, पर क्या था वो भूल चुके हैं। इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें? अगेन इस वाले मेथड पे भरोसा करिए एग्जाम प्रेशर में, एंड नीचे वाला ऑप्शन आप मार्क करके आ सकते हैं अगर आपको रिस्क लेना है तो। ठीक है, तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अगेन नीचे वाला आंसर मार्क कर दीजिए, एंड यहाँ पे भी यही इसका सही आंसर था, जो नीचे वाला आंसर है दो सिमिलर ऑप्शंस में। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन के साथ हम इसको देखते हैं। थोड़ा सा ये हल्का सा चेंज है इसमें, इसीलिए मैंने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पे रखा है। तो चलिए पढ़िए। द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, ठीक है, प्रियम्बल की बात कर रहा है, वो क्या है उसकी बात कर रहा है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। ठीक है, पार्ट होने की बात कर रहा है एंड लीगल इफेक्ट होने की बात कर रहा है। चलो हमने स्टेटमेंट नंबर ए पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां पे बोल रहा था इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां बोल रहा है नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड हैज नो लीगल इफेक्ट ईदर। तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि पार्ट है भी पर लीगल इफेक्ट नहीं है, ये कह रहा है ना पार्ट है ना लीगल इफेक्ट है, राइट। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो है एंड सेम लीगल इफेक्ट है लाइक एनी अदर पार्ट, सेम लीगल इफेक्ट की बात कर रहा है ना। चौथा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट, है ना। क्या बात कर रहा है कि अब ये स्टेटमेंट एंड ये स्टेटमेंट आप ध्यान से देखिए, राइट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो पार्ट तो है बट लीगल इफेक्ट नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वो पार्ट तो है बट लीगल इफेक्ट नहीं है, कब? इंडिपेंडेंटली लीगल इफेक्ट नहीं है ना। तो इसने जो जो स्टेटमेंट ए है और डी है वो यहां तक तो सेम है, राइट, यहां तक एग्जैक्टली सेम, कॉपी पेस्ट है। बस स्टेटमेंट डी ज्यादा रिफाइंड है। कैसा है? ज्यादा रिफाइंड। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में डिस्कस किया था कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट ऊपर डाल देता है। और आप देखो कितने ब्यूटीफुली एग्जामिनर ने आधा स्टेटमेंट जो सही तो है बट कंप्लीटली सही नहीं है उसको ऊपर डाल दिया, कि बच्चा एग्जाम प्रेशर में आके फटाफट ये मार्क करके आगे बढ़ जाए। समझ में आ रहा है? ऑब्जर्वेशन देख रहे हो आप कि कैसे एग्जामिनर ऑप्शंस के साथ गेम खेल रहा है। तो पार्शियली करेक्ट स्टेटमेंट उसने ऊपर डाला एंड एग्जैक्टली करेक्ट स्टेटमेंट जो कंप्लीटली करेक्ट है उसको उसने नीचे डाला है। तो आप क्या करोगे? आपको मेथड पता है, दो स्टेटमेंट हैं जो सिमिलर लग रहे हैं, जुड़वा भाई हैं दोनों, नीचे वाले को मार्क कर देंगे। यहाँ पे ए और डी स्टेटमेंट जो है इनमें सिमिलैरिटी है, तो हम यहाँ पे नीचे वाला स्टेटमेंट चाहे वो कुछ भी होता, ठीक है, नीचे वाले को मार्क कर देंगे। लेकिन बस यहाँ पे ए और डी में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिमिलैरिटी। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तभी ये मेथड, ये ऑब्जर्वेशन वैलिड है। दिख रहा है आपको? आइए एक और स्टेटमेंट देखते हैं कि कैसे इसमें हम लगा सकते हैं। चलिए ये बुद्धिज्म जैनिज्म इन चीज पे क्वेश्चन है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस विद रेफरेंस टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन इंडिया द स्थनकवासी सेक्ट बिलोंग्स टू। तो भाई देखो, या तो हम बुद्धिज्म एंड जैनिज्म या जो भी है वैष्णविज्म, शैविज्म, सबके बारे में खूब ढेर सारा नॉलेज गेन कर ले एंड इस क्वेश्चन को आके आराम से अटेम्प्ट कर ले। बिल्कुल ऐसा हमें ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि बुद्धिज्म जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो हमें उसको बहुत ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं पढ़ सकते हम कि हम सारे सेक्ट के बारे में पढ़ लें, है ना। स्थानकवासी उससे पहले कभी आया नहीं, ठीक है। उस पर्टिकुलर साल में
काफी बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि यार ये कौन सा होगा, ये कहाँ से आ गया, है ना? तो ये जब चीजें आ रही हैं तो अगेन हम हल्का सा इस मेथड का ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अब आप कहोगे ये तो सिमिलर नहीं है। सिमिलर किस सेंस में है? इनका ओरिजिन आप देखो, जो पीरियड, जिस पीरियड में ओरिजिन हुआ था इनका, जिस जिस पीरियड में ये स्टार्ट हुए थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जिन कारण की वजह से ये स्टार्ट हुए थे, द रीजंस बिहाइंड, जो सोसाइटी में इविल्स चल रहे थे, है ना, वायलेंस वगैरह चल रहा था, उनके रिस्पॉन्स में ये स्टार्ट हुए थे, तो वो भी सिमिलर है। एंड अगर आप देखो तो हम जब पढ़ते हैं तो हम बुद्धिज्म जैनिज्म एक साथ पढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन भी है ना, और कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस सेंस में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म आर सिमिलर ऑप्शन। इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा ऊपर वाले जो एग्जांपल्स देखे उसमें क्लियर कट सिमिलैरिटी थी, यहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट ऑप्शंस हैं, तो वो भी आपको समझना चाहिए, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेते हैं, है ना? तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म थोड़े से सिमिलर ऑप्शंस हैं। अब आप कहोगे कि वैष्णविज्म एंड शैविज्म भी सिमिलर है, बट ये उतने सिमिलर नहीं है जितने सिमिलर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है। इनका ओरिजिन अलग अलग है, इनकी आइडियोलॉजीज अलग अलग है ना? आइडियोलॉजीज तो इनकी भी अलग है बट कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, राइट? तो अगर हम देखें तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा सिमिलर है। एग्जामिनर ने ऊपर भी डाला है इनको, तो आप देखो एग्जामिनर हमारे साइकी के साथ खेलता है, बहुत ज्यादा हमारे साइकी के साथ एग्जामिनर खेलता है, एंड हमें बस ये समझना है। देखो खेलेगा तो वो हमेशा ही, बट अगर हम ये समझ गए कि एग्जामिनर हमारे साइकी के साथ खेलता है तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को थोड़ा सा रेगुलेट कर सकते हैं, एंड इससे हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। क्या चीज बढ़ जाएगी? एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो अगेन यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म है, फिर से आप मेथड पे विश्वास करते हुए, इस ऑब्जर्वेशन में विश्वास करते हुए जैनिज्म मार्क करके आ सकते हो, एंड एग्जैक्टली इस वाले क्वेश्चन में भी जैनिज्म वाज द राइट आंसर। ठीक है, तो आप देखो कि कैसे हमने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स में ये देखा कि कैसे दो सिमिलर ऑप्शंस में जो नीचे वाला ऑप्शन होता है वो होता है सही। क्या क्या देखा हमने? कि जो नीचे वाला ऑप्शन है वो होता है सही, अगर दो सिमिलर ऑप्शंस हैं तो। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा कंक्लूजन निकला इस पर्टिकुलर यहां तक देखने में। लेकिन जस्ट लाइक एवरीथिंग has imperfections, this method has imperfections। तो अब मैं आपको वो एग्जांपल्स दिखाऊंगा जहां पे ये मेथड फेल करता है, या फिर ये ऑब्जर्वेशन फेल करता है, या बहुत ज्यादा मुश्किल है इसको लगाना, क्योंकि भाई कुछ परफेक्ट नहीं है, तो हमें अपनी कमियां एंड अपने परफेक्शंस दोनों पता होने चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन, ठीक है, अगर हमने कोई चीज, गवर्नमेंट कोई चीज फ्री में प्रोवाइड कर रही है लोगों को, तो उस चीज पे बात हो रही है, एंड उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे ये क्वेश्चन है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? सपोज आपके पास दो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इन दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं एंड अपने लिमिटेशन है, इसका भी अपना बेनिफिट है, इसका लिमिटेशन, राइट? तो अगर आप सपोज ऑप्शन नंबर 1 चूज कर रहे हो, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? ये जो बेनिफिट आप लूज कर रहे हो, है ना, ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि आपने ऑप्शन नंबर 1 चूज कर लिया है। तो ये जो लॉस है हमारा, उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, कि हमने ये वाली अपॉर्चुनिटी ले ली, तो उसका कॉस्ट क्या है कि हमें दूसरे वाले अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट बिहाइंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए कॉन्सेप्ट के बाद में आते हैं, अभी हम अपने मेथड की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं। तो आप ये देखो कि ऑप्शन नंबर, स्टेटमेंट नंबर ए और बी देखो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज जीरो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इग्नोर्ड। दोनों काफी सिमिलर स्टेटमेंट लग रहे हैं ना। जिस जो फ्रेमवर्क है, जो उनका पैटर्न है स्टेटमेंट का, वो भी सेम है, जिस तरह से वो फ्रेम किए गए हैं वो भी सेम है, तो है काफी सिमिलर स्टेटमेंट। ठीक है, ए और बी, तो हम अपना मेथड लगाएंगे तो हम सोचेंगे कि ठीक है, या तो बी आंसर हो सकता है इसमें, है ना। अगर हम ऑप्शन नंबर सी एंड डी देखें तो ये भी कितने सिमिलर है। देखो, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द टैक्स पेइंग पब्लिक, एंड यहां पे क्या बोल रहा है? यहां तक देखो, टू द, यहां तक एग्जैक्टली सेम है ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर ऑफ द प्रोडक्ट टू द, दोनों चीज एग्जैक्टली सेम है। कहां तक? यहां तक। बस इसके आगे एक वर्ड लगा हुआ है कि भाई किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? टैक्स पेइंग पब्लिक को। ठीक है, कंज्यूमर से टैक्स पेइंग पब्लिक को ट्रांसफर हो रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और यहां कह रहा है कि कंज्यूमर से गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो रही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
तो चलो अगर हम अपना मेथड लगाएंगे तो हम बोलेंगे कि ठीक है इसमें आंसर डी होना चाहिए। तो हमें आ गया कि भाई अगर हम मेथड लगा रहे हैं तो या तो आंसर बी होगा या फिर आंसर डी होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सिमिलर है। अगर इनमें आंसर हुआ तो बी मार्क करना है, इनमें आंसर हुआ तो डी मार्क करना है, राइट। बट यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर गलत। ठीक है, ना बी आंसर है ना डी आंसर है, एक्चुअल में आंसर सी है। ठीक है, आंसर कौन सा है? सी। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि हमेशा ये मेथड जरूरी नहीं है सही हो। इसीलिए आपको अपने लॉजिक को कभी नहीं छोड़ना है ना। आपको अपने नॉलेज, अपने अंडरस्टैंडिंग को कभी छोड़ना नहीं है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो आप सी वाले ऑप्शन पे आ जाओगे। कैसे आ सकते हैं कि देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन डेफिनेटली है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रांसफर हो रही है कंज्यूमर से। क्योंकि कंज्यूमर से क्यों ट्रांसफर हो रही है? क्योंकि कंज्यूमर को तो फ्री में मिल रही हैं चीजें, तो उसको तो कोई कॉस्ट देनी नहीं है। तो समवन इज पेइंग, कोई तो पे कर रहा है, राइट। उनको जो फ्री में चीजें मिल रही हैं वो कोई तो पे कर ही रहा है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है ये कौन पे कर रहा है, गवर्नमेंट पे कर रही है या टैक्स पेइंग पब्लिक पे कर रही है? तो देखो, अगर हम बोले कि गवर्नमेंट पे कर रही है तो भाई गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? टैक्स पेइंग पब्लिक से तो आता है ना। तो हम, गवर्नमेंट पे कर रही है वो बात सही है, लेकिन अगर ऑप्शन दे रखा, अगर सपोज ये वाला ऑप्शन दिया ही ना होता इस वाले क्वेश्चन में, सी ऑप्शन होता ही ना, तब ये डी ऑप्शन सही हो जाता, है ना, सही हो जाता। लेकिन क्योंकि सी ऑप्शन दे रखा है, एंड जो ये सी वाला ऑप्शन है, जो ये सी वाला टैक्स पेइंग पब्लिक है, ये ज्यादा ब्रॉड है। क्या है? ये ज्यादा ब्रॉड है, एंड दैट इज व्हाई सी बिकम्स द आंसर। क्योंकि अल्टीमेटली तो टैक्स पेइंग पब्लिक ही है जो दे रही है गवर्नमेंट को, एंड फिर गवर्नमेंट पे कर रही है उनको फ्री में देने के लिए। तो जब आप लॉजिक लगा लोगे, ठीक है, लॉजिक हमेशा साथ रखना है, तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां थोड़ा कंफ्यूजन है, जहां पे ये मेथड फेल करता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स to the Food Corporation of India is minimum support price plus and bonus if any paid to the farmer plus। मतलब वो बोल रहा है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको पता है एफसीआई, ठीक है, इसको जो कॉस्ट पड़ती है फूड ग्रेन को देने में, है ना, फूड ग्रेन की जो कंप्लीट मैनेजमेंट में जो कॉस्ट पड़ती है उसकी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो एमएसपी है। एमएसपी तो ऑब्वियसली बात है कि वो एफसीआई को कॉस्ट पड़ रही है, प्लस बोनस, अगर हम बोनस देंगे फार्मर को वो हो जाता है, वो उसकी कॉस्ट है। ठीक है, प्लस और क्या चीज, है ना, और क्या चीज, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है वो क्या है। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? ये दो चीजें क्वेश्चन ने बता दी आपको, पूछ रहा है कि तीसरी चीज क्या है। अब ये तीसरी चीज आपको इन दोनों में से ढूंढना है। ठीक है, पहला बोल रहा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ओनली, एक्सट्रीम वर्ड। इंटरेस्ट कॉस्ट ओनली, अगेन एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, ओनली करके इसने रोक दिया, उसके उसके मतलब रेंज को रोक रहा है। यही तो हो रहा है, एग्जामिनर रेंज को रोक रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन बोलता है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और डी ऑप्शन बोल रहा है प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स एंड चार्जेस फॉर गोडाउन। ठीक है, तो यहां पे देखो कि ये दोनों ऑप्शन सिमिलर दिख रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन काफी ज्यादा सिमिलर है ना, क्योंकि प्रोक्योरमेंट इंसिडेंशियल्स की बात हो रही है। बस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यहाँ पे चार्जेस फॉर गोडाउन है। तो अगेन आप मार्क कर दोगे डी, क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इस मेथड को, इस ऑब्जर्वेशन को, कि भाई नीचे वाला आंसर होना चाहिए, बट ये आंसर हो गया है गलत। इसीलिए अपने लॉजिक को हमेशा साथ में रखना है। अब यहाँ पे कैसे सी आंसर होगा? क्योंकि देखो, चार्जेस फॉर गोडाउन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में इंक्लूड हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज, ये ज्यादा ब्रॉड है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में तो सब कुछ आ गया, जो भी चीज हमें लग रही है डिस्ट्रीब्यूट करने में सब कुछ आ गई, लेकिन गोडाउन तो केवल गोडाउन है ना, तो बहुत सारी चीजें इसमें छूट जाएंगी। तो इसलिए गोडाउन वाला गलत हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला आंसर सही हो गया, एंड इसका आंसर यहाँ पे सी है, डी नहीं है। मेथड फेल कर रहा है, लेकिन आप लॉजिक लगाओगे तो आप सही आंसर पे पहुंच जाओगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सियाचिन ग्लेशियर पे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू। तो अभी पूछ रहा है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, कहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर हमारा। पहला स्टेटमेंट आप देखो, स्टेटमेंट नंबर ए एंड बी देखो, स्टेटमेंट नंबर सी एंड डी देखो, दोनों थोड़े बहुत सिमिलर है। ये बात कर रहा है कि ईस्ट ऑफ अक्साई चेन, ये बात कर रहा है ईस्ट ऑफ ले।
ठीक है, किसी किसी पॉइंट के ईस्ट की बात कर रहा है ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है, थोड़े बहुत सिमिलर है, राइट। ये दोनों स्टेटमेंट देखो, ये बोल रहा है नॉर्थ ऑफ गिलगित या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, तो ये कुछ पॉइंट्स के नॉर्थ की बात कर रहा है, राइट। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी सिमिलर है एंड ये दोनों स्टेटमेंट भी सिमिलर है। तो अगर हमको मार्क करना है तो हम यहाँ पे बी मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे हम डी मार्क कर सकते हैं, पर है तो कंफ्यूजन की मार्क क्या करें फिर। यहाँ तो दो दो चीजें आ रही हैं, अगर हम सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएं तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया यहाँ पे, बट फिर भी आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको हमेशा अपने मेथड पे विश्वास रखना है, ठीक है। तो या तो आप बी मार्क करके आ जाओ या तो आप डी मार्क करके आ जाओ। देखो सबसे पहले तो नॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है, सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका नॉलेज सबको होना चाहिए, ये बहुत ही बेयर मिनिमम है, नॉलेज तो आपको होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि सपोज कोई कंफ्यूज हो गया है ना, तो हम ऑब्जर्वेशन करके देख रहे हैं कि यार क्या है एग्जैक्टली आंसर। अगर नॉलेज नहीं है मेरे पास तो या तो बी मारोगे या तो डी मारोगे। मैं कहूंगा अगर ऐसे दुविधा में कभी फंस जाओ तो डी मार्क कर देना नीचे वाला, क्योंकि एग्जामिनर मोस्टली ऐसा कोशिश करता है, जैसा कि हमने पिछले इतने सारे एग्जाम्पल्स में देखे, कि थोड़ा नीचे ही रखता है वो सही वाले आंसर को। लेकिन कब, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, जब ऑप्शंस सिमिलर हैं तब ही केवल। वैलिडिटी याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई होप आपको इन सारी वीडियोस में से कुछ तो जानकारी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा कि क्या कर सकते हैं। देखो इनको प्रैक्टिस करने के लिए, इन टेक्निक्स को अपने अंदर एब्जॉर्व करने के लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ेगी खुद से यूपीएससी के पेपर में, ठीक है। खुद से लगानी ही पड़ेगी रिवर्स इंजीनियरिंग, एंड उसकी ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। बिना प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। तो इन मेथड्स को, इन वीडियोस को आपको हो सकता है बार बार देखना पड़े, बार बार देखिएगा आप, एंड उनकी ढेर सारी आप प्रैक्टिस करिए, तभी आप इनको इफेक्टिवली लगा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया। समरी में हल्की सी समरी दे रहा हूं बस, कि अगर सिमिलर ऑप्शंस हैं, पहली बात तो वैलिडिटी, कि अगर सिमिलर ऑप्शंस हैं, सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, तो ज्यादा चांसेस होता है कि नीचे वाला सही हो, ठीक। ये चीज हो गई, नीचे वाला सही हो, ये ज्यादा चांसेस होता है। बट हमेशा आपको ये याद रखना है, डिस्क्लेमर ये है कि दे आर नॉट परफेक्ट, कहीं कहीं गलत भी होता है, मैंने उसके एग्जांपल्स भी आपको दे दिए। हमेशा इसको लास्ट रिजॉर्ट की तरह यूज करिएगा। फर्स्ट में आपको नॉलेज यूज करनी है, नॉलेज इज द किंग, लॉजिक इज द क्वीन, राइट। हमेशा नॉलेज एंड लॉजिक को साथ में लेकर चलना है, मेथड को एज अ वेपन यूज करना है, कि ठीक है देखते हैं, रिकन्फर्म कर लेते हैं कि मेथड क्या बोल रहा है ना। तो इस तरह से करना है, एंड दैट्स हाउ यू कैन क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो थैंक यू गाइस, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मिलते हैं कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉयिंग, एंड ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक